नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बायो से संबंधित होगा और टॉपिक का नाम है सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक चीज़ को डिटेल में समझा जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे आप लोग कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, और बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में जाके इसको समझेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि हर एक चीज़ जानना आपको ज़रूरी है कि कोशिका के अंदर कोशिका क्या होती है, कोशिका के पार्ट क्या क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर दो सेल जो हैं मैंने आप लोग के सामने बनाया है। यहाँ पर हैं दो सेल हैं। ये किसके किसके सेल हैं ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये पहला जो ऊपर के सेल जो मैंने बनाया है ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लें इसको। अभी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें। और दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दो सेल के बारे में डिफाइन करूंगा मैं डिटेल में। एक एक चीज़ डिटेल में समझा जाएगा। तो जब आप प्लांट सेल देखेंगे और एनिमल सेल देखेंगे, मैं समझाऊंगा, जब थियोरेटिकली समझाऊंगा तभी मैं बताऊंगा। और वैसे भी मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्लांट सेल बना रखा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे तो ये पूरा जो बाहर का पार्ट है आपको, ये है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और जो अंदर एक लाइन आप देख रहे हैं ये है कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दो चीज़ें, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दो चीज़ें प्लांट सेल में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। दूसरा देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, वेक्यूला है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। मैं बोल दे रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं चीज़ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल के निकल जाऊंगा, नहीं, हर एक चीज़ बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, क्या होता है, वेक्यूला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, गाल्जी अपैरेटस क्या होता है, गाल्जी वेसल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियोलस अलग चीज़, न्यूक्लियोलस ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है यहाँ पर अंदर। फिर देखेंगे राइबोसोम, छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही है, ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और गाल्जी अपैरेटस है। हर चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर एनिमल सेल में आएंगे तो इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबल है, सेंट्रोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहरी जो इसकी दीवार जो दिख रही है, ठीक है, सेल की, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर वेक्यूला जैसे वहाँ पे पाया जा रहा था। फिर यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियस है, फिर देखिए गाल्जी अपैरेटस है, गाल्जी वेसल्स है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ मतलब कि जो बिंदी देखिए, एक स्मूथ वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बताऊंगा, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। क्रोमेटिन धागे आपको दिख रहे होंगे सेंटर में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस भी दिख रहा है, राइबोसोम देखिए, छोटी छोटी बिंदियाँ जो मैंने बनाई हैं ये राइबोसोम है। फिर ये देखिए, ये जो फिलामेंट की संरचना दिख रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। यहाँ पर भी मैंने फिलामेंट बना रखा है कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बना रखा है, ये माइक्रोट्यूबल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने हर एक पार्ट लिख रखा है इसको, ठीक है। आप इस डायग्राम को प्रॉपरली बना लेंगे और इस तरह से एरो करके आप इसको लिख लेंगे, यानी आप कोशिका को देख सकें, जिससे आपको पता चल सके कौन से ऑर्गन इसके अंदर है, कौन से ऑर्गन इसके अंदर है, कौन से ऑर्गन प्लांट सेल में है, कौन से ऑर्गन एनिमल सेल में है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल को खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जो थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दे रखी थी और जो पूरा का पूरा
आपका सेल जो खोजा था जिसने, वो थे रॉबर्ट हुक। तो ये दो नाम याद रखिएगा, मैंने बोल दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आएंगे हर एक सेल के हर एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिमाग में सेल आता है, तो सेल को समझने के लिए तो पहले तो ये समझिए आप लोग कि सेल जो होता है किस तरह से काम करता है। जब सेल होता है दिमाग, अगर सेल को हम बोल के निकल जाए या कोशिका बोल के निकल जाए तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए जो नए स्टूडेंट हैं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि सेल जो होती है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जिस प्रकार से मकान जब बनता है, ध्यान सुनिए, जिस प्रकार से जब मकान बनाया जाता है तो मकान जो होता है तो उसमें ईंट की ज़रूरत होती है। ईंट से फिर उसमें सीमेंट वगैरह मोरंग वगैरह मिलाते हैं, फिर ईंट को जोड़ते हैं, फिर पूरा मकान धीरे धीरे करके खड़ा करते हैं, ठीक है। पहले फिर दीवार खड़ी होगी, दूसरी दीवार खड़ी होगी, तीसरी दीवार खड़ी होगी, फिर उसके फिर प्लास्टर करेंगे, जो दीवार खड़ी हो जाएगी, छत पड़ेगी, प्लास्टर सब कुछ होता है, फिर उसमें पूरा मकान बन के तैयार होता है। उसी प्रकार से कोशिका होती है। तो कोशिका जो हमारी क्या है, किस तरह से काम कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका सबसे पहले आती है। अब हमारे शरीर की बात कर ले, अभी मकान की बात कर रहे थे हम लोग कि मकान किन किन चीज़ों से मिल के बना है, उसी प्रकार से हम कोशिका की बात कर लेते हैं। तो कोशिका तो यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे मकान की यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ईंटा है ना, तो वो ये ईंटा है, वो ईंट है जिससे मकान बनेगा। तो मकान क्या है, मकान हमारा पूरा शरीर जो हमें दिख रहा हूँ मैं, वो पूरा मकान है, लेकिन किससे बना है, वो कोशिका से बना है। कोशिका के बाद कोशिका के बाद क्या बना, उत्तक बना। उत्तक के बाद क्या बनने जा रहा है आपका, उत्तक के बाद अंग बनने जा रहा है। अंग के बाद बनने का क्या है, शरीर बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्रम बनता है, कोशिका बना, उत्तक बना, अंग बना, शरीर बना, जिस तरह से मकान बनता है। तो ये समझे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उत्तक अंग शरीर के बारे में बाद में आगे पढ़ेंगे, मगर हम कोशिका के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिका में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, आप चीज़ समझ में आ गया आपको, किसने खोजा, किसने थ्योरी दी। जब हम कोशिका को पढ़ने आते हैं तो कोशिका देखते हैं, कोशिका क्या होती है, जैसे उसके ऊपर कोई कवर होता है, और कोशिका जैसे हमारे शरीर का देखें तो कई पार्ट होते हैं, वैसे कोशिका के अंदर भी कोशिकांग होते हैं। वो अंग क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारी किडनी काम कर रही हो, तो हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, और भी छोटे छोटे ऑर्गन काम कर रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर चल रहा है। वैसे कोई कोशिका जो सेल है, जो हमको दिखती नहीं है ना, अपने आंखों से नहीं देख सकते उस तरह से, तो सेल भी क्या होती है, अपना काम कर रही है, लेकिन अपना काम विभिन्न अंगों के माध्यम से वो भी करती है। तो उसके पास ढेर सारे अंग हैं। जब प्लांट सेल होता है तो उसके पास भी कई ऑर्गन हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से वो काम कर रही है। उसी प्रकार जब एनिमल सेल आता है तो उसके पास भी कुछ ऑर्गन है, मिलते जुलते ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से पूरा सेल क्या है, जिंदा रहता है वो। जब धीरे धीरे वो ऑर्गन कमजोर हो जाएंगे उसके, तो सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम कोशिका देख रहे हैं तो जब इसको ध्यान देखें, दोनों चीज़ों को ध्यान कंपेरिजन करेंगे। तो पहले हम इसको प्लांट सेल को जब देखें तो इसके बाहरी दीवार देख रहे हैं, वैसे देखिए यहाँ एनिमल सेल में भी बाहरी दीवार है, लेकिन में देखिए 2 लेयर की सेल बनाई है, 2 लेयर की दीवार बनाई है, इसमें देखिए एक ही लेयर है, ठीक है। तो हम जब प्लांट सेल में आते हैं तो जो बाहरी दीवार है, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वाल बोलते हैं। तो सेल वाल जो होती है, अब सेल वाल की सिर्फ बात करेंगे हम लोग, सिर्फ सेल वाल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली की बात नहीं करेंगे, कोशिका भित्ति की बात करेंगे, ठीक है, मतलब सेल वाल की बात करेंगे। इसका मतलब सेल वाल जब हमारे दिमाग में है तो दिमाग में आपके सामने प्रथम क्या आना चाहिए, पौधा आना चाहिए, कोई पेड़ आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि हम प्लांट क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहरी जो संरचना देख रहे हैं, मजबूत संरचना जो होती है सेल की, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, या मानव में नहीं पाई जाती, मानव के सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति जब आ रहे हैं तो कोशिका भित्ति में चार लेयरों से मिलकर बनी होती है। 4 लेयर कौन कौन सी हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, मध्य पटल। क्या है, मध्य पटल। जब हम प्राथमिक कोशिका भित्ति में आते हैं तो हम लोग देखते हैं ये क्या होती है, पौधे की बाहरी भित्ति होती है। क्या होती है, बाहरी भित्ति। ध्यान देंगे, बाहरी भित्ति जैसा कि मैंने लिखा है, ये क्या होती है, बहुत ही कोमल होती है, लचीली होती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है। अभी हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, हम इसी लेयर की बात कर रहे हैं कि यही कितनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बात को समझिए ध्यान से, जो बाहरी दीवार है यही कई लेयर में मिलकर बनी हुई है, मतलब 4 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। और ये बनी किससे होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। द्वितीय जो लेयर होती है, इसी के अंदर कई लेयर होती है, छोटी पतली पतली लेयर होगी। जैसे कोई दीवार ये बनी है तो ये हमने इसको इसे पूरा वो कर दिया तो इसको कई पतली लेयर होंगी, ठीक है, पूरी पतली लेयर से भरा होगा ये, ठीक है।
तो द्वितीय जो ये भी सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें पेक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है, पेक्टिन और लिग्निन भी पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। जब तृतीय कोशिका भित्ति कहते हैं तो ये जाइलन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जाइलन की बनी होती है। और जो मध्य पटल होता है, मध्य पटल का निर्माण कब होता है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा होता है तभी मध्य पटल का भी निर्माण हो जाता है। और मध्य पटल उसी तरह से काम करता है जैसे ईंट को जब ईंट जोड़ते हैं तो बीच में सीमेंट लगाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका भित्ति होती है उसको आपस में जोड़ने के लिए मध्य पटल का निर्माण होता है। और जब देखिए जैसे क्या होता है, कोई फल होता है जब पक जाता है तो वो लचीला हो जाता है ना, घुल जाता है थोड़ा सा, उसकी जो कबर होती है थोड़ी गुलगुली हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मध्य पटल जो होता है घुल जाता है, इससे और लचीला हो जाता है। और जब तक जैसे आम होता है, देखिए कच्चा आम जो होता है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है बहुत टाइट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मध्य पटल बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, और जब घुल जाता है तो वो बिल्कुल उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ढीली हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग कोशिका भित्ति समझ गए? कोशिका भित्ति में किन किन लेवरों से मिलकर बना हुआ है? तो कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किस में पाई जा रही है? सिर्फ पौधों में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब हम आते हैं कि देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोशिका भित्तियों के निर्माण से पहले मध्य पटल का निर्माण होता है। देखिए कोशिका भित्तियों के निर्माण, मतलब ये देखिए प्राथमिक भित्ति बन गई, द्वितीय भित्ति, तृतीय भित्ति, इस सब इनके निर्माण से पहले मध्य पटल के, वही चीज़। तो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बताइए कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है? क्या भित्ति जो कोशिका भित्तियाँ बनती है कोशिका भित्ति, उसके निर्माण से पहले कुछ और भी बनता है क्या? तो मध्य पटल सबसे पहले बनता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब जैसे हम प्लाज्मा झिल्ली आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल जैसे हम आएंगे तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो क्या प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल में, देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो क्या सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती है? क्या पौधे, मतलब पौधे के सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, जो प्लाज्मा झिल्ली और जो कोशिका भित्ति है दोनों ही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान सुनेंगे, कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, दोनों ही चीज़ें हमारी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, बशर्ते जो कोशिका भित्ति होती है वो बाहरी लेयर पे होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है अंदरूनी लेयर होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल के बाहर होता है, कोशिका झिल्ली प्लांट सेल का जो कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी। ठीक है, मगर यही जब कोशिका झिल्ली की जब बात करते हैं तो मात्र कोशिका झिल्ली ही होती है एनिमल सेल में। इसीलिए क्या देखते हैं आप लोग कि पौधे की जो ऊपरी कवर होता है वो हमारी स्किन से ज़्यादा हार्ड होती है वो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली होती है, हमारे पास सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है जो कि बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब आइए हम प्लाज्मा झिल्ली की ही बात कर रहे थे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, काम क्या करती है? जब ये लेयर देखिए अब एनिमल में आया तो ये कोशिका झिल्ली हो गई ना, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये कर क्या रही है? ये विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर आने जाने से रोकता है। जो आयन होते हैं, अणु कोई अंदर आते हैं, प्रवेश कर रहे हो इसके अंदर, उसको नियंत्रित करती है, आने जाने से रोकती है या कम आने देती है, जितनी ज़रूरत की चीज़ों उतनी ही आने देती है। बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब प्लाज्मा झिल्ली काम हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसका अन्य नाम क्या है? इसको जीव कला भी बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है, इसके ये नाम भी हैं। अब देखिए मैंने जो चीज़ आपको पहले से बताई, ये जंतु और वनस्पति दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो एनिमल में भी पाई जा रही है और उसमें भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने सेल्यूलोज किया, सेल्यूलोज को हल्के मत लीजिएगा। जब भित्ति हम बोल लेंगे तो सेल्यूलोज मुख्य है एलिमेंट जिससे निर्मित हो रहा है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका भित्ति, देखें कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु में नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बनी किसकी होती है? अब झिल्ली की बात करें ना, हमने भित्ति को तो बता दिया कि भैया कि ये पेक्टिन होती है, लिग्निन होती है, सेल्यूलोज होता है इसके अंदर, लेकिन झिल्ली किसकी बनी होती है? तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन। मैंने वसा प्रोटीन पढ़ाया है, मैं फिर पढ़ाऊँगा, लेकिन वसा मतलब फैट,
प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण करने में प्रोटीन मदद करती है, ठीक है। और कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके द्वारा होने वाली क्रियाएं क्या हैं तो देखेंगे, पारगम्यता है इसके अंदर, परासरण की क्रिया करता है, विसरण की क्रिया करता है, पाइनोसाइटोसिस की क्रिया करता है, फैगोसाइटोसिस की क्रिया करता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। हम कह रहे हैं ना प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, ठीक है। ये क्रियाएं करता है। अच्छा, ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये मैं भी आप लोग को बताता हूँ। अभी मैं ये सब समझाऊंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। पारगम्यता क्या होती है, परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइट, ये सब चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। फिर देखें नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट जो अंग है वो है जीवद्रव, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक। कोशिका द्रव जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्र मतलब न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये किसका, जीवद्रव का पार्ट होता है। और ये क्या होता है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवद्रव, क्योंकि जीवद्रव के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है। मतलब केंद्रक भी देखिए पाया जा रहा है और कोशिका द्रव भी पाया जा रहा है। उस इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से जीवद्रव कहा जाता है, जो कि इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। ये जीवद्रव इसके अंदर ही भरा हुआ है, जीवद्रव इसके अंदर भी भरा हुआ है। बिना जीवद्रव के अगर जीवद्रव नहीं होगा तो ऑर्गन जो होंगे कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो इस जीवद्रव के अंदर ही क्या होते हैं, ऑर्गन हमारे इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग समझेंगे कि पारगम्यता, परासरण और विसरण और पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है। हम लोग जीवद्रव देख रहे हैं, जीवद्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। जीवद्रव के बारे में हम जीवद्रव के बारे में क्या देखा कि जीवद्रव क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मा जीवद्रव को हम लोग बोलते हैं। ये जीवद्रव कहाँ पाया जा रहा है, कोशिका के अंदर है। ये देख रहे हैं आप लोग, कोशिका, दोनों ही कोशिका मैंने बना रखी है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जा रहे हैं, दोनों ही, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और ये जो इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जा रहे हैं वो किसके अंदर हैं, वो जीवद्रव के अंदर हैं। जीवद्रव के दो पार्ट हम लोग देखे थे, कोशिका द्रव और केंद्रक, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जीवद्रव को देख लेते हैं कि जीवद्रव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीवद्रव क्या है, कोशिका के अंदर है। भौतिक आधार किसका कहा जाए, जीवन का। क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं जो संपन्न हो रही हैं, सारी क्रियाएं जो कोशिका को जीवित रखती हैं, कोशिका को जीवित रखेगा तो मानव भी जीवित रहेगा, क्योंकि मानव जो बना है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। जो मैंने प्रोसेस बताया आपको कि कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करती हैं और अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका को जीवित रखने के लिए कोशिका के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और वो विभिन्न अंग जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ हो रहा है, जीवद्रव के अंदर हो रहा है। इसीलिए जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव को कहा जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्मा को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर इसका नामकरण जो है वो किसने किया था, पुरकुंजे ने और एच.बी. मोहल ने। तो ये दो नाम हैं, दोनों नाम याद रखना है, पुरकुंजे भी याद रखिएगा और एच.बी. मोहल याद रखिएगा। इन दो लोगों ने इसका नामकरण किया था। जीवद्रव के अंदर दो प्रॉपर्टी है, इसके दो गुण पाए जा रहे हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो भौतिक गुण है क्या है कि जो जीवद्रव का रंग है, कलर है, वो रंगहीन है, रंगहीन है, अर्ध पारदर्शक है और अर्ध तरल है। अर्ध पारदर्शक, अब देखिए रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं है, अर्ध पारदर्शक मतलब कि उसके अंदर जो आवश्यक तत्व है आ जा सकते हैं, लेकिन सभी तत्व नहीं आ सकते हैं कि जो मन चाहे वो चला आ रहा है, या भारी पार्टिकल नहीं आ सकते हैं अंदर, ठीक है, या भारी तत्व नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमें एनिमल सेल पाए जाते हैं, उसके अंदर आवश्यकता के अनुसार आवश्यक तत्व आते जाते रहते हैं जितनी उसकी ज़रूरत होती है।
इसलिए उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे उसके अंदर एक पारगम्यता की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसे हमने बताया है। ठीक है, अर्ध पारगम्यता, जिसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि अर्ध पारदर्शक है या पारगम्यता की जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं, तो अर्ध पारगम्यता बोलेंगे उसे। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है कि परासरण की क्रिया पाई जा रही है। ठीक है, विसरण की क्रिया पाई जा रही है। उसके अलावा पाइनोसाइटोसिस पाया जा रहा है, फाइगोसाइटोसिस पाया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये इन सब क्रियाओं के माध्यम से क्या करती हैं, कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अर्ध पारदर्शक होता है, अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल का मतलब थोड़ा तरल होता है, थोड़ा ठोस होता है। ठीक है, और थोड़ा ठोस और थोड़ा तरल होने के पीछे रीज़न होता है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए और समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए जल की बात करते हैं, जो इसके, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग कोशिका की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक कोशिका के अंदर जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 60 से 80% जल होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है। तो अगर कोशिका के अंदर जल नहीं होगा, जल की मात्रा बहुत कम होगी, तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो जल 60 से 80% है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक मतलब सी हो, मतलब सी मतलब कार्बन हो, और कार्बनिक पदार्थ मतलब अन्य तत्व हों कार्बन के अलावा, उस प्रकार के पदार्थ या उसके यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें घुलित अनेक पदार्थ जैसे शक्कर होता है, नमक होता है तथा अन्य खनिज लवण होते हैं, या आयन पाए जाते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं आयन का मतलब क्या होता है, जिस तत्व के ऊपर प्लस माइनस चार्ज हो। ठीक है, आयन के रूप में भी तत्व क्या होते हैं, इसके अंदर टहलते रहते हैं। ठीक है, और अणु होते हैं, अणु के रूप में होते हैं। और जो ये पूरा का पूरा मिक्सचर होता है, जैसे मैंने कहा घुलित, इसमें घुलित अनेक पदार्थ होते हैं। तो इसके अंदर जल है और जल के अंदर घुलित है, तो वो अनेक पदार्थ जो है कौन कौन से हैं, शक्कर है, नमक है, खनिज लवण है, आयंस है और अणु होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कुल मिला के क्रिस्टलीय घोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय घोल। इसका मतलब हम लोग यहाँ ये भी समझ रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि जीवद्रव्य के अंदर क्रिस्टलीय घोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रिस्टलीय घोल। और क्रिस्टलीय घोल होने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि इन पदार्थों का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें घुले हुए अनेक कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थों की बात कर ले, जैसे प्रोटीन और वसा, क्या है, कार्बनिक पदार्थ है ना, कि कण अणुओं से बड़े होते हैं। क्योंकि अणु समूहों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अणु कई समूहों में जुड़े होते हैं, इसीलिए अणु क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, सिर्फ सिंगल अणु नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जो अणु, प्रोटीन और वसा के जो अणु होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि वो समूहों में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो और जो ये पूरा समूह जो बनेगा, जो ये पूरा जो घोल बनेगा, उसे बोलेंगे कोलाइडी घोल। इस तरह के घोल क्या बोलते हैं, कोलाइडी घोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोलाइडी घोल होगा, इसकी दो प्रकार के कोलाइडी घोल होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है सॉल होता है, एक होता है जेल। ठीक है, सॉल क्या होता है, ये क्या होता है, अर्ध तरल होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, अर्ध तरल जीव द्रव्य की मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो जीव द्रव्य के अंदर ही तो आप पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो अर्ध तरल हुआ। कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल जो होता है अर्ध तरल होते हैं, और जो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होंगे। क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर स्थित होंगे। इसीलिए ये क्या होगा, थोड़ा सा तरल में रहेगा, मतलब कि अर्ध तरल रहेगा। ठीक है, अर्ध तरल रहेगा। अब देखते हैं जेल की बात कर लेते हैं। तो जेल जो होता है ये गाढ़ा होता है, तो अर्ध ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध ठोस होता है, मतलब कि थोड़ा ठोस में हो। जेल आप लोग जेली देखते हैं तो ठोस होता है, जेली टॉफ़ी भी आती है, बिल्कुल देखिए थोड़ा ठोस होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, तरल में रहता है, उस तरह से रहता है। और क्यों, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों के जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए जेल बन जाता है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोग को, जो सॉल होता है, जिसे मैंने कहा कि कार्बनिक पदार्थों के अणु जो दूर दूर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके कण, जो निलंबित कण होते हैं, जो कण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसके अंदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे टकरा के इधर उधर भागते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए ये है और इसके अंदर कोई अणु है, कई हैं अणु हैं इसके अंदर, ये कोई बॉक्स ले लिया, इसके अंदर कई अणु हैं। तो ये अणु जब चल रहे होंगे तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकरा रहा है,
ये इससे टकरा रहा है तो एक दूसरे टकरा रहे हैं तो एक दूसरे इसे धक्का देते रहेंगे, वो अपने आप मूवमेंट करते रहेगा, उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो गतिज ऊर्जा जो आएगी, जिस गतिज ऊर्जा के कारण वो इधर मूवमेंट कर रहे हैं टकराने से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। तो उसके अंदर ब्राउनी गति अपने आप मूवमेंट चलता रहेगा, जो टकराते रहेंगे दूर भागते रहेंगे, फिर दूसरे कण से टकराएंगे फिर दूर भागेंगे, फिर तीसरे कण से टकराएंगे फिर दूर भागेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, कण क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे, तो इसे बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलेंगे, ब्राउनी गति। ठीक है, फिर आते हैं रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, अब देखिए ये तो आपने क्या पढ़ा, भौतिक गुण पढ़ा, अब ये रासायनिक गुण पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, किसमें, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य हम बता रहे हैं, इसको भी दिमाग के अंदर रखिए। जीव द्रव्य 30 तत्व पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य तत्व है मतलब मेजर पार्ट है इसका, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 8%। मतलब कि अब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो आप लोगों ने सुना ही ना, तो ये सब क्या है, इसके अंदर जीव द्रव्य में पाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य जो मतलब कि कम क्वांटिटी में होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जो वो क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, लोहा है, सल्फेट है, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में हमारी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अब देखिए जीव द्रव्य को, अब देखिए जीव द्रव्य यही है। ठीक है, अब जीव द्रव्य समझ गए ना, क्योंकि जीव द्रव्य अब मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाता हूँ। जब मैं जीव द्रव्य जब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने क्या बताया था, जीव द्रव्य के 2 पार्ट हैं। एक है कोशिका द्रव्य, हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोशिका द्रव्य में डिवाइड करते हैं और केंद्रक में। मतलब ये दोनों मिला के क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है ना, तो वो जब देखिए आप प्लांट सेल देख रहे हैं और जब आप एनिमल सेल देख रहे हैं, तो देखिए ना ये सेल जो है, इसके बाहर जो बाउंड्री है, जो सेल वॉल पाया जा रहा है और जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके अंदर देखिए केंद्रक है कि नहीं है। और केंद्रक के बाहर देखेंगे तो तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। ठीक है ना, तो ये साइटोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियस है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म केंद्रक किसका हिस्सा है, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हिस्से इसी के हैं, अलग अलग मत समझिएगा। हम लोग कोशिका द्रव्य अभी कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में भी पढ़ेंगे, और जितने अंग हैं सबको हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आइए आगे का एक एक पार्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब चलिए देखेंगे हम लोग रिक्तिकाएँ क्या होती हैं। रिक्तिकाएँ मतलब वैक्यूल, है ना, वैक्यूल क्या होता है। तो वैक्यूल के बारे में हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल होता क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कोशिका द्रव्य देखते हैं, फिर केंद्र देखते हैं, धीरे धीरे एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा हम लोग जो भी अंग हैं, इसके जो कोशिकांग हैं, जो सेल ऑर्गन है, एक एक करके देखते चलेंगे। पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीव द्रव्य देख लिया हम लोगों ने। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, हम लोगों ने उसको पढ़ना बाकी है। हमें क्या पढ़ना बाकी है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पढ़ना बाकी है हमें। ठीक है, ये हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। ये किसका हिस्सा है, एक बार फिर से बता दूं आपको, जीव द्रव्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, जीव द्रव्य का हिस्सा है, जीव द्रव्य का हिस्सा है। ठीक है, जीव द्रव्य में के अंदर आता है ये, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। जीव द्रव्य हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसके अंदर इन 2 चीज़ों को देखेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर इस पे आते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए ये देखें, यहाँ पर जो रिक्तिकाएँ हैं, हमने कहा रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब रिक्तिकाएँ इसमें कहाँ दिख रही है आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूलस। तो वैक्यूलस कहाँ है, ये देखिए वैक्यूलस, ये देखिए यहाँ पर वैक्यूलस। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये पौधों में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो देखो वैक्यूलस के इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना है, यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वैक्यूलस के बीच में खाली स्थान होता है, इसमें मतलब कि लिक्विड भरा होता है, लेकिन कोई विशेष मतलब कि विशेष चीज़ें नहीं पाई जाती इसके अंदर। ठीक है, तो ये वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर विशेष क्या चीज़ पाई जाती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल से रिक्तिकाएँ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में रिक्तिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जा रहे हैं ना। इस तरह कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है इसके अंदर, रिक्तिका के अंदर कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता है।
जैसे हम लोग सोचे कि रिक्तिका के अंदर कोई विशेष ऑर्गन पाया जा रहा हो, वो अलग फंक्शन कर रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती है जिसका काम होता है, एक अलग तरह का काम होता है, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखिए, वेक्यूलस के बारे में हम लोग पढ़े, रिक्तिकाएं हम लोग बोलते हैं हिंदी में से क्या होती है। मैंने पहला लाइन बोला आपको कि ये प्रायः पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप मतलब पौधों में ही पाई जाती हैं, मतलब कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये देखिए आप, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जगह पे, ये है, ठीक है। उसके बाद रिक्तिकाओं के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत एवं झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य देखिए, इसके चारों तरफ भी कोशिका द्रव्य तो भरा हुआ है। भाई आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का हिस्सा क्या है, कोशिका द्रव्य, और फिर इसके अंदर केंद्रक है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के बाहर जो हिस्सा है ये बाहर ये कोशिका द्रव्य है, और जो केंद्रक के अंदर वो केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, मतलब केंद्रक के बाहर वाला हिस्सा, वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ आप लोग को। जो केंद्रक के बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। उस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, और उसके अंदर वेक्यूलस एक अंग है, ठीक है। मगर वेक्यूलस के अंदर क्या चीज़ पाया जा रहा है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जा रही है। ये बाहर देखिए, ये ब्लैक कलर का मैंने बना रखा है इसको, ठीक है। ये झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग किसे क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो बाहर है इसे टोनोप्लास्ट बोलेंगे हम लोग, टोनोप्लास्ट, ठीक। तो टोनोप्लास्ट हम लोग बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, टोनोप्लास्ट मिल रहा है। तो टोनोप्लास्ट किसका पार्ट है, किसका, रिक्तिका का पार्ट है। टोनोप्लास्ट किसका पार्ट है, रिक्तिका का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, सबका अपना अपना काम है, इसको याद रखिएगा। फिर देखें रिक्तिका, इस रिक्तिका के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड जो मैंने भरा, जो मैंने बताया आपको, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका रस, ठीक है। रिक्तिका रस बोलते हैं हम लोग। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे। जैसे हम लोग देख लें, नाइट्रेट इसके अंदर होता है, क्लोराइड्स होते हैं, फास्फेट होते हैं, इसके अंदर पाए जा रहे हैं। फिर उसका अन्य देखिए पदार्थों में देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है, एमाइड्स पाए जा रहे हैं, अमीनो अम्ल कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या करते हैं, कई अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसे हम लोग भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन लेते हैं, जैसे हम अंडा खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अमीनो अम्ल हो गया। प्रोटीन भी मैंने लिख लिया, अलग से प्रोटीन ही पाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल पाए जा रहे हैं, विभिन्न रंग द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग द्रव्य पाए जाते हैं, और अवशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो बेकार के होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके द्रव में भरी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसके साथ जुड़ी हुई है कि जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और जो फल होते हैं, आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन, आपने सुना होगा एंथोसाइनिन के बारे में। एंथोसाइनिन एक पदार्थ है जो इसको कहता है रंग प्रदान करता है फल या पुष्प को। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट है एक तरह का, पाया जाता है, जो नीला, बैगनी, लाल, गुलाबी रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट, अब देखिए पिगमेंट देने वाला पार्ट कौन हो गया इस तरह से। अब पहचान पूछ लिया कि कोशिकांग तो हैं, पेड़ पौधों में ज़्यादातर पाया जाता है। मैंने बताया कि रिक्तिका पेड़ पौधों में ज़्यादा पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो कौन सा पार्ट है, सेल ऑर्गन, वो कौन सा सेल ऑर्गन है जो रंग प्रदान करता है। तो आपको इसमें बहुत से दे देंगे ऑर्गन, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन दे रखे हैं, जैसे राइबोसोम्स दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, गाल्जी वेसल्स दे दिया आपको, है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, या ठीक है, और एक ऑप्शन में दे दिया वेक्यूलस, तो या रिक्तिका दे दिया लिख के। तो अब आप कहेंगे इसमें तो कौन सा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्यूलस होता है या रिक्तिका जो होती है, वही हमारा क्या होता है, वही पेड़ पौधों के जो फल और फूल होते हैं उनको रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की कि ये रंग देने का काम करता है फल और फूलों को, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। धीरे धीरे करके हमें एक एक ऑर्गन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो
चलिए आइए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जब आप लोग पढ़ते होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि इसे पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। हम बोल रहे हैं हमारे पास एनर्जी, तो हम बोल रहे हैं, हम खड़े हैं तो क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, हम दौड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। तो एनर्जी हमको मिल कहाँ से रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? आप कहेंगे हम भोजन करते हैं तो हमको एनर्जी आती है, बात बिल्कुल सही है, आप भोजन करते हैं तो एनर्जी आती है क्योंकि पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या एनर्जी इस तरह से आ जाती है कि आपने भोजन किया एनर्जी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व जो होते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो ऊर्जा देने वाले होते हैं, वो हमने पढ़ाया आप लोग को, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होती है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। ये क्या करेंगे, ये जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। तो पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनता है वो भी हम आपको बताएंगे, रुकिए बस आप देखते रहिए, वो भी बताएंगे किस फॉर्म में बनता है ऊर्जा हमारे अंदर। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है, उनको बता रहे हैं। जो जिन बच्चे को पता है, जिन बच्चों को, वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए इसको पूरा देखें तो आपको सारी चीज़ें XYZ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कोलिकर ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहले तो पावर हाउस तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। इंपॉर्टेंट, ये बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते, इसे मैंने कट कर रखा है इसको। ठीक है, इसकी लंबाई 1.5 माइक्रोन होती है। ठीक है, संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। तो एक ये फैक्ट आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हर एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का मैंने कह दिया 4 है तो 4 ही होगी, दूसरी कोशिका में 4, उसमें भी 4, उसमें ऐसा नहीं है। विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का हम हल्का सा कैसे स्ट्रक्चर बना दें, नॉर्मल बना रहे हैं बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और ये इस तरह से कुछ यूँ, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है कि 2 झिल्ली पाई जाती है जो कि वसा प्रोटीन में होती है। एक बाह्य झिल्ली होती है, बाहरी होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है, एक अंदरूनी झिल्ली होती है। ठीक है, अंदरूनी झिल्ली में ही जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है उंगली नुमा। ठीक है, और इसी उंगली नुमा स्ट्रक्चर पे ही किस्ट्री नामक संरचना पाई जाती है, किस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, भीतरी सतह पे, किस्ट्री की सतह पर बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इन्हें F1 कण और ऑक्सीसोम कहते हैं। अब देखिए इसी पे क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा कुछ इस तरह से गोल गोल। मैं इसको अलग बना लेता हूं, मैंने उंगली नुमा स्ट्रक्चर जो ये वाला मैंने इसको बाहर बना लिया। बाहर बनाने के बाद मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इस तरह से बना ले रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं बना रहा हूं। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये जो ये वाला हिस्सा जो है टेल बोलेंगे इसको, और जो ये हिस्सा होता है जिस पे ये रुका हुआ है इसका बेस है, तो ये बेस है कहलाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, इसे इसके ऊपर जो कण पाया जाता है उसे F1 कण बोलते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है ना, एक किस्ट्री संरचना पाई जाती है, क्या बोलते हैं, किस्ट्री, ये किस्ट्री है पूरा, ये क्या ऐसे बोल रहे हैं, किस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, किस्ट्री बोलेंगे। ठीक, अब भाई इसके अंदर उंगलियों की भांति रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें किस्ट्री कहा जाता है। देखिए ये पूरा किस्ट्री कहते हैं, और किस्ट्री में ये छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, इसके ऊपर देखिए कण पाए जा रहे हैं, और इस कण में क्या होगा, इस कण की क्या संरचना होगी जिसे हम लोग F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम बोल रहे हैं। ठीक है, F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं।
इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए पाए जाते हैं और ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप कहेंगे ये सर कौन सी बला आ गई कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, तो बहुत टफ टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या है, हम क्या करें। चाहे तो इसको आप याद कर लीजिए और चाहे तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको अभी फिलहाल नहीं समझ में भी आ रहा है ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे, ठीक है। F1 कणों में, F1 कण जो पाए जा रहे हैं उसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम हार्मोन आप लोग पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना कि एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दोनों ही जरूरी होते हैं हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, ठीक है ना। किसी कार्य को करने के लिए दोनों ही पदार्थ जरूरी है, मतलब हार्मोन भी जरूरी होता है और एंजाइम भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं एंजाइम की बात करूँ जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, विशेष किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, फिर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ का आपको टेंशन मत लें, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, अगर आप लोग याद कर सकते हैं अभी तो याद कर लीजिए, मैं इसको आगे पूरा बताऊँगा, ठीक है। चलिए आइए फिर देखें हम लोग, अभी इसको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला है, कि पॉइंट बताऊंगा आप लोग को। फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रासायनिक संगठन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि ये प्रोटीन होता है, बेसिकली किससे बना होता है, प्रोटीन का, तो 65% प्रोटीन है। फास्फोलिपिड का बना होता है, 25% क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। इसके अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया के आरएनए डीएनए होता है, तो कहेंगे हाँ आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन अगर आरएनए डीएनए देखें तो आरएनए थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ मात्रा में डीएनए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर रासायनिक संगठन है, किस चीज़ का बना है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है ना, ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे मिलकर बनता है, एडीपी और फास्फेट मिलकर, एडीपी प्लस फास्फेट मिलकर, तो इसका क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फास्फेट मिलकर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या बनता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, मतलब, और एनर्जी तो बनेगी ही एटीपी के फॉर्म में। तो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट निकलेगा बन के वो H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा प्लस एटीपी निकलेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, ऊर्जा। यही ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने में भी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी जो लॉस है, हमको एनर्जी जो मिल रही है वो इसी की वजह से है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमारे शरीर में कम होगी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। हम बहुत थका हुआ महसूस करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे कि जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण क्या होता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करता है, मुख्य रूप से कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ठीक है, ये किस चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो ऊर्जा के बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इसको डिटेल में हल्का सा देखते हैं, हल्का डिटेल में लोग देखेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना समझा देंगे आपको कि चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी आखिर में है क्या। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देख ली, माइटोकॉन्ड्रिया हमको अच्छे समझ में आ गया हमको। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया के माध्यम से CO2 H2O बन रहा था। जब CO2 H2O बन रहा था तो उसके अंदर हमने देखा ये प्रक्रिया जो हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो हो रही है, उसी के अंदर हम लोग चीज़ देखे कि उसमें 3 प्रक्रियाएँ हो रही है। क्रेब्स चक्र की हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन का विगमन तंत्र हो रहा है, एक फास्फोराइलेटिंग तत्व हो रहा है, ठीक है, मतलब क्रम हो रहा है। फास्फोराइलेटिंग क्रिया, तत्व नहीं क्रिया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर।
तो हम लोग यहाँ पर तीनों पॉइंट को देखेंगे और एक अलग ऑर्गन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग अब गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे, यानी गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फटाक से जल्दी से कि जो ऑक्सीकरण की क्रिया के माध्यम से जो एनर्जी जो एटीपी में हमको मिल रही थी, एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वो कैसे बनी, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उसको आपको याद कर लीजिए। कैसे आप देखिए क्रेब्स चक्र होता है, एक होता है एक इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता है, एक फास्फोराइलेटिंग क्रिया होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्रेब्स चक्र में क्या होता है। ये क्रिया मैट्रिक्स में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर जंतु कोशिका में आएंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहेंगे मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, जो इसके अंदर का बाहरी जो झिल्ली, अंदर जो झिल्ली होती है उसके अंदर जो होता है, जो द्रव भरा होता है, जिसके अंदर द्रव भरा रहेगा, ठीक है, उसी जो छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, ठीक है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी के अंदर एक क्रिया होती है क्रेब्स चक्र की। यहाँ पर इस चक्र के अंदर क्या होता है, सभी बिकर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। बिकर मतलब क्या होता है, बिकर मतलब एंजाइम। मैंने बताया था कि एंजाइम बनते हैं, एंजाइम इसके अंदर बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बिकर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो घुलित द्रव है उसके अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स पाया जाता है, उसके अंदर ये बिकर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है पॉइंट कि इसके द्वारा पायरूवेट अणुओं, पायरूवेट मतलब पायरूबिक अम्ल की बात कर रहा है, पायरूबिक अम्ल बनता है एक, ठीक है ना, उसी वहीं से निकला है ये पायरूवेट अणुओं का ऑक्सीकरण होकर CO2 उत्पन्न होती है। तो पायरूवेट अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अभी आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया पायरूबिक अम्ल, ठीक है ना, तो ये कहीं से आया नहीं है, ठीक है ना। जो क्या होता है जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको, मुझे डिटेल में जाना नहीं, मैं नहीं चाहता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जो बिकर है, जो एंजाइम है, जब आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, उपपचय क्रिया पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है ना। तो उपपचय जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कभी ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, कभी ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की नहीं हो रही होती, जब ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, तो पायरूबिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है, या और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो वहीं से ये पायरूबिक अम्ल आया है, पायरूवेट अणु आया है, यहाँ से उसका ऑक्सीकरण होगा, नेक्स्ट स्टेज में होता है। इसमें केवल लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जो क्रेब्स चक्र जो है आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, इसको बहुत डिटेल में एक बार पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसको बस इतना ही देखेंगे। तो ऑक्सीकरण होकर CO2 उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, जो उपपचयी पदार्थों से हाइड्रोजन अणु निकलते हैं। फिर क्या होता है, उपपचयी पदार्थों से हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे, और वो जो हाइड्रोजन अणु निकलेंगे, हाइड्रोजन जो अणु निकल रहे हैं, उसका क्या होगा, जल्द ही क्या होगा, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो जाएंगे। किसमें ब्रेक हो जाएंगे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ चल रही है, क्रेब्स चक्र के अंदर चल रही है कि पायरूबिक अणुओं का ऑक्सीकरण को CO2 में बदल रहा है। फिर क्या होता है, उपपचयी पदार्थ जो हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था वो क्या हो गया, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूट गए। अब ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो टूटे हैं ना, ये क्या करेंगे, आगे बढ़कर एक नई प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। मतलब इस तंत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में आगे याद रखिएगा, ठीक है। इस श्वसन तंत्र में क्या होगा कि देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि क्रेब्स चक्र द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो क्रेब्स चक्र में बना था, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तथा प्रोटॉन से सहयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन तथा प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से और ऑक्सीजन संयोग करके जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जल, मतलब कि H2O बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। और क्रिस्टी का स्ट्रक्चर मैं अभी बताया हूँ अभी कुछ देर पहले आपको। अभी थोड़ा सा अगर क्रिस्टी समझ में आए तो पीछे हल्का सा बैक करिएगा, अब वो क्रिस्टी वहाँ मैंने बताया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसे बनाया था क्रिस्टी का स्ट्रक्चर अभी आपको, ठीक है, ऐसे करके बनाया था कि नहीं बनाया था,
ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था क्रिस्टी का स्ट्रक्चर? तो क्रिस्टी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था आपको, ठीक है। तो मैटर और क्रिस्टी में संपन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ठीक है। और इसके लिए जो द्रव भरा था उसके अंदर हो रहा है क्रैश चक्र की प्रक्रिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, फास्फोराइलेटिंग क्रिया होगी। बस इसमें इतना जानिए कि फास्फोराइलेटिंग जो क्रिया होती है ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, यहाँ समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर वो, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शंस होती हैं। मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लेकिन मैं बताऊँगा उसको, आप परेशान मत, वो मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि फास्फोराइलेटिंग क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। 3 प्लेसेस होते हैं उसके अंदर, और 3 प्लेसेस में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप, इतना परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा डिटेल में जाके, बस इतना याद रखिए, हल्का से याद कर लीजिए कि फास्फोराइलेटिंग क्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को संतंत्र कहते हैं, जिसके जो क्रिया ये हो रही संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होगा। क्रिस्टी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, और क्रैश चक्र भी आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आएंगे गाल्जी बॉडी के अंदर। ये गाल्जी का, गाल्जी बॉडी देखेंगे तो आप ये देखिए गाल्जी अपार्टस, गाल्जी बेस, ये गाल्जी बॉडी का ही पार्ट है। और फिर इसमें भी देखेंगे कि गाल्जी बॉडीज आपके देखेंगे, प्लाज्मा हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम हो गया, ये राइबोसोम्स हो गया, ये हो गया। अब देखिए गाल्जी अपार्टस और गाल्जी वेसल्स, तो ये देखिए यहाँ पर भी है, जंतु कोशिका के अंदर भी है। तो अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये गाल्जी का है, जो महत्वपूर्ण ये पार्ट कोशिकांग है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले देखें तो गाल्जी बॉडी जो है इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमिलो गॉल्जी किसने खोजा, तो ये भी याद रखिए, कैमिलो गॉल्जी ने किया था। अन्य नाम लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसी तरह से इसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया रखा गया है। लेकिन लाइपोकॉन्ड्रिया क्या है, गाल्जी काय को कहा गया है। अच्छा, ये नील हरी शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं ये, एक तरह से प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, तो इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है गाल्जी काय, ठीक है। और अन्य पौधों में और जीव जंतुओं में पाया जा रहा है। ये मैं जो कोशिका मैंने बनाई है, ये पेड़ पौधों की कोशिका और एनिमल सेल है ये, ठीक है ना। इसमें कई प्रकार के एंजाइम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। मतलब कि गाल्जी काय के अंदर जब देखेंगे गाल्जी काय के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम और पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। ये स्रावी कोशिकाएं, जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं हमारे, जैसे कि हम लोग स्रावी कोशिकाएं का मतलब क्या है कि जैसे माउथ है हमारा, मुंह है, तो मुंह के अंदर ऐसी स्राविक कोशिकाएं जहाँ से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जो हमारे भोजन का पाचन मुख से शुरू कर देते हैं एंजाइम के माध्यम से ही, ठीक है। फिर हमारे क्या कहते हैं, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय के अंदर बहुत से एंजाइम निकलते हैं जो हमारे खाने का पाचन करते हैं, ठीक है। तो वो ये सब स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जहाँ से एंजाइम सिक्रीट होता रहता है। तो वहाँ पर गाल्जी काय ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंजाइम का निर्माण कर रहे होते हैं, एंजाइम को बना रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एंजाइम का श्रावण करना गाल्जी काय का मुख्य कार्य। देखिए वही चीज़ मैंने कहा ना, तो एंजाइम का सिक्रेशन करना मिला, एंजाइम को बना रहा है, एंजाइम का सिक्रेशन कर रहा है, गाल्जी काय कर रहा है। तो ये उसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पर हम लोग देते हैं अमाशय की जो कोशिकाएं होंगी वहाँ पर गाल्जी काय पाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि ये शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण करने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये कि हार्मोन स्रावित करने में सहायक होते हैं, मतलब कि हार्मोन को भी स्रावित करते हैं, और मुख्य रूप से ये जंतुओं में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पाए जा रहे हैं, जंतुओं में पाए जा रही है। कहाँ, गाल्जी काय, मुख्य रूप से गाल्जी काय तो हर जगह, दोनों जगह पाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हार्मोन सिक्रेशन की बात आ रही है, वो हार्मोन सिक्रेशन वाला जो हिस्सा है गाल्जी काय का, वो जंतुओं में पाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसी गाल्जी बॉडी जो हार्मोन सिक्रेट करे वो जंतु वाले में पाया जाएगा, वरना मुख्य रूप से एंजाइम का सिक्रेशन कर रहे हैं। तो एंजाइम के लिए तो जंतु भी है और हार्मोन के लिए भी जंतु है, ठीक है। और गाल्जी काय दोनों जगह पाया जाता है, वहाँ भी वो हार्मोन का सिक्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता चल गया कि हाँ ये दोनों चीज़ों का सिक्रेशन कर रहे हैं, किसका एंजाइम हो, हार्मोन एंजाइम दोनों एक चीज़ नहीं होती। मैं बार बार बता रहा हूँ, हार्मोन एंजाइम अलग अलग चीज़ होती है। एंजाइम का काम अलग होता है, हार्मोन का काम अलग होता है। एंजाइम जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उसमें क्या होता है, लिपिड्स भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, और वसा के जो व्युत्पन्न होते हैं, लिपिड्स के जो व्युत्पन्न होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। मतलब कई प्रकार के पदार्थों, पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन अगर कम ज़्यादा हो जाए तो बहुत नुकसान करेगा, लेकिन एंजाइम अगर कम ना हो मगर ज़्यादा हो जाता तो नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर हार्मोन अधिक
सिक्रेशन हो रहा है तो नुकसान करता है। और भी कई चीज़ें डिफरेंसेस हार्मोन और एंजाइम के अंदर, उसको डिटेल में हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बता रहे हैं कोशिकांग की, तो कोशिकांग हमको बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नई चीज़ देखने जा रहे हैं। नई चीज़ में क्या, अब नया पार्ट देखेंगे कोशिकांग। आपने अपने 2 पार्ट, मुख्य पार्ट देखे, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडी देख लिया। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, नया पार्ट हमारा क्या है, नया कोशिकांग क्या है, उसको देखते हैं कि आप लोग को कोई चीज़ समझ में आ रही है। हालांकि वीडियो बहुत लंबा है, आपको पढ़ रहा है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं, रुक के भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो यस या नो लिखकर कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे नया टॉपिक, नया बिंदु देखते हैं। नया टॉपिक हमारा क्या है इसी कोशिका में, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे हम लोग ने गाल्जी काय को देख लिया है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग अंतःप्रदिवी जालिका को देखेंगे, राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे, और तारकाय के बारे में देखेंगे, और लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर। और जब ये हम पढ़ा दूंगा तो कोशिका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लवक बचेगा। क्या बचेगा, लवक बचेगा, ठीक है। तो लवक को मैं अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा आप लोग को, लवक के बारे में बिल्कुल डिटेल, क्योंकि लवक में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ बिल्कुल अलग ही सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में इसमें जोड़ दिया तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लवक आपको अलग समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर मेरा डायग्राम नहीं है, यहाँ पर डायग्राम नहीं, फिर भी आप लोग को समझ में, आपको लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं हल्का डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग को लगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए कोशिका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए कोशिका है यहाँ पर, ठीक है। कोशिका के अंदर ये क्या होता है, ये है केंद्र, ये है केंद्रक है, और इसके अंदर ये जैसे हम लोग ये देखिए, ये पूरा मेन क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। और ये बाहर जो ये पूरा क्या है, कोशिका का, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अभी मैं जंतु की बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, ये है केंद्रक, केंद्रक है, ठीक है। अब केंद्रक इतना समझिए बस आप लोग, इसके अंदर जो होंगे गुणसूत्र होंगे, मतलब डीएनए आरएनए होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। ये मैंने केंद्रक बना दिया, बस सिंपल डायग्राम बनाया, लेकिन सीधे चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग आते हैं अंतःप्रदिवी जालिका की बात करते हैं, तो अंतःप्रदिवी जालिका जो है वो कहाँ पाई जा रही है। तो अंतःप्रदिवी जालिका का देखेंगे, जब आप डायग्राम थोड़ा सा बैक जाएंगे इस वीडियो में, तो अंतःप्रदिवी जालिका उसमें मैंने बनाई ढंग से, ठीक है। यहाँ अंतःप्रदिवी जालिका बना दे रहा हूँ मैं। तो अंतःप्रदिवी जालिका कुछ इस तरह से होती है, जो केंद्रक के पास में ही होती है, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ केंद्रक से लगे हुए रहते हैं, केंद्रक से क्या कर होते हैं, लगे होते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, छोटे छोटे राइबोसोम। मैंने देखिए डायग्राम जो बनाया मैंने, थोड़ा कलरफुल डायग्राम है, तो वहाँ पर मैंने वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या राइबोसोम्स है, ये अंतःप्रदिवी जालिका है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ अंतःप्रदिवी जालिका सिंपल भी होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वो सिंपल वाले होते हैं, मतलब स्मूथ अंतःप्रदिवी जालिका होती है वो, मतलब सपाट, बिल्कुल सपाट अंतःप्रदिवी जालिका, मतलब सरल अंतःप्रदिवी जालिका बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ये खुरदुरी बोलते हैं। खुरदुरी क्यों बोलते हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। अभी राइबोसोम्स के बारे में भी, राइबोसोम बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन राइबोसोम्स के बारे में बता रहे हैं अभी आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डायग्राम होगा, ठीक है। तो चलिए अंतःप्रदिवी जालिका हम लोग पढ़ते हैं। अंतःप्रदिवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। किसने की थी, के.आर. पोर्टर ने। याद कर लीजिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में, वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो और चाहे क्या नाम है हो आपका रेलवे को, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रदिवी जालिका की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। ये स्तनधारियों में, यानी मैमल्स की बात करें, यानी जीव जंतुओं की बात करें, मैमल्स की बात कर रहे हैं, जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप लोग पढ़ते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, ये ब्लड के पार्ट होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये है, तो लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सुकेंद्रीय मतलब जिसमें केंद्रिका होती है, मतलब कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में आरबीसी की जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे। और
आरबीसी में अंतःप्रतिबी जालिका भी नहीं होगी, मतलब आरबीसी में जो केंद्रक नहीं है तो अंतःप्रतिबी जालिका भी नहीं होगी, बाकी सभी में पाई जाएगी। बाकी सभी जंतुओं में ये अंतःप्रतिबी जालिका पाई जा रही है, जिनमें सुकेंद्रीय कोशिका का निर्माण है। ठीक है, आप कहेंगे क्या हम लोग में नहीं है क्या, हम लोग में तो आरबीसी पाई, मैंने सिर्फ आरबीसी की बात की है, पूरे मानव शरीर की बात नहीं की है, क्योंकि विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। उसमें एक आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट्स अलग है, प्लाज्मा अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है, जो ऊतक है तो विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण कर रहे हैं। अंगों में मैंने आपको बताया किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई हैं, तो वो उसके अंदर पाया जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ आरबीसी की अगर सिर्फ बात करें, एक छोटा सा हिस्सा ब्लड का पार्ट है जो जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जा रहा, तो अंतःप्रतिबी जालिका नहीं पाया जा रही। इस तरह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अच्छा और देखिए कहाँ नहीं पाया जा रहा है। जीवाणुओं में अंतःप्रतिबी जालिका नहीं होती, नील शैवाल में अंतःप्रतिबी जालिका नहीं होती है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आइए, ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, याद कर लीजिएगा, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। कार्य क्या होता है, चलिए कार्य देखते हैं, अंतःप्रतिबी जालिका का कार्य देखते हैं। कार्य क्या होता है, ये कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच, देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, यहाँ पर इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो द्रव भरा हुआ है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव भरेगा, कोशिका द्रव हो गया। और केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर केंद्रक जो द्रव भरा है, इसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये अंतःप्रतिबी जालिका मैंने बना दी है और ये केंद्रक बना दिया है। ये केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा हुआ है, ये बाहर की तरफ द्रव है। इस द्रव से इसके अंदर कुछ पदार्थ आ रहा है, इससे कुछ पदार्थ बाहर जा रहा है, तो इसके बीच में भी संबंध स्थापित कर रहा है कौन, अंतःप्रतिबी जालिका। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे राइबोसोम्स देखते हैं। देखिए राइबोसोम्स, देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि जो अंतःप्रतिबी जालिका है, इसमें देखिए छोटे छोटे मैंने डॉट्स बनाए हैं। जो डॉट्स हैं ये क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या स्वतंत्र भी होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं, मतलब राइबोसोम्स अलग भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे गोल आकार में होंगे, थोड़े से इस शेप में भी राइबोसोम्स पाए अलग भी होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंतःप्रतिबी जालिका में सटे हुए हों, अलग भी हो सकते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, मतलब राइबोसोम्स यहाँ पर भी पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार, मैंने आपको बताया कि एक अंतःप्रतिबी जालिका सिंपल भी होती है। ठीक है, अंतःप्रतिबी जालिका रहेगी, सिंपल भी रहेगी, समझिए। राइबोसोम्स अलग है, अंतःप्रतिबी जालिका अलग है। अंतःप्रतिबी जालिका दो प्रकार की होगी, एक सपाट वाली होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, सपाट वाली अलग होती है, उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो खुरदरी होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी आधार पर उसको डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, तो सपाट अंतःप्रतिबी जालिका और कणिका अंतःप्रतिबी जालिका, मतलब कणिका युक्त है। ये यहाँ पर लिख लीजिए, कणिका युक्त अंतःप्रतिबी जालिका। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स, जो इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हल्का मैं बता भी दे रहा हूँ, अभी आगे पढ़ाएंगे भी। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या करें, ये भी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इस तरह से कह सकते हैं अंतःप्रतिबी जालिका एक तरह से प्रोटीन के निर्माण में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया अंतःप्रतिबी जालिका। ठीक है, अब आते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स मैंने क्या कहा कि आपको कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में अलग स्वतंत्र रूप से क्या ये राइबोसोम्स पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे गोल आकार में भी मिल जाएंगे, इस तरह से आकार में भी, शेप में मिल जाएंगे, थोड़ा सा बेलनाकार शेप में भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसकी जो खोज की थी पैलाडे ने की थी, इसको याद कर लीजिएगा, पैलाडे ने इसकी खोज की थी। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब कि आरएनए, इसका मतलब हम कह सकते हैं राइबोसोम्स में क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करे तो प्रोटीन का बना भी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करना है, तो प्रोटीन के बने होते हैं। अन्य नाम इसको इसीलिए, जब ये आरएनए इसके अंदर पाया जा रहा है और प्रोटीन भी पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। तो इसको हम लोग अब कहा गया कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो जब आपको पता है कि राइबोसोम्स किसका बना हुआ है, तो आप आसानी से जान जाएंगे कि ये राइबो न्यूक्लियो का ही बना है, प्रोटीन का ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, यानी कि आरएनए पाया जा रहा है, और इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम ही पड़ गया राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया
हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाया जाता है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि जो राइबोसोम्स की उपस्थिति, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैं अलग बना दे रहा हूँ, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। तो हमने डायग्राम पिछले, आप लोग देखेंगे, थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, और इसके अंदर उंगली नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से करके मैंने वह माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके राइबोसोम्स जो होंगे, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर पाया जा रहा है? इसके अंदर पाया जा रहा है, राइबोसोम्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर पाया जा रहा है। सॉरी, ये उल्टा हो गया। जो आपका राइबोसोम्स है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राइबोसोम्स जो है आपका, जो ये मैंने बताया स्वतंत्र रूप से मिल रहा है, ये चीज़ किसके अंदर पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है। हरित लवक, जो पेड़ पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं, उसके अंदर ये पाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा केंद्रक भी पाया जा रहा है। ये सब चीज़ें उसके अंदर स्पेशल रूप से पड़ी होती हैं। अब हम देखें कि जो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। जो 70S प्रकार का होता है ये जो छोटे आकार का होता है, और जो 80S प्रकार का होता है ये बड़े आकार का होता है। ठीक है, तो ये 70S 80S से आप जान जाएंगे। तो ये 10 का ही अंतर है, 10 का ही अंतर है, 10S का ही अंतर है इसमें। तो 70S छोटा हो गया, 80S बड़ा हो गया, संख्या में बड़ा, तो उस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। तो जो 70S राइबोसोम्स हैं वो कहाँ कहाँ है? वो कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं। और बाकी 80S प्रकार के जो बड़े राइबोसोम्स होते हैं वो विकसित पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप फैक्ट के रूप में इस चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या जब माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहा हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट यानी लवक की बात कर रहा हूँ मैं। लवक का वीडियो बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा वीडियो बनेगा उसका, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग पाठ्य जगत के अंदर पढ़ते हैं, जो कि जिसकी जो स्किन होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना। अमीनो अम्ल 20 से 22 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा है? राइबोसोम्स। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके अंदर प्रोटीन पाया जा रहा है और प्रोटीन का संश्लेषण भी कर रहा है। तो प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य कार्य यही है राइबोसोम्स का, कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। लेकिन जब हम अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं तो सिर्फ क्या करता है? तत्वों का, पदार्थों का आदान प्रदान में एक संबंध स्थापित करने का काम करता है। किससे किसके बीच में? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में। केंद्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ है और कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है। अब आते हैं तारकाय की बात करते हैं यहाँ पर। तो तारकाय में जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, इसको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलता है इसके अंदर, इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या करते हैं? कहाँ कहाँ पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, मुख्य रूप से जंतुओं में पाया जाता है, और कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। कोशिका विभाजन में क्या होता है? जो ये स्पिंडल का निर्माण होता है। स्पिंडल क्या होता है कि वो ध्रुवों में बटा हुआ होता है। स्पिंडल क्या होता है? ध्रुव, उसका एक नेगेटिव छोर होगा, एक पॉजिटिव छोर होता है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो इसकी स्पिंडल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन जब हम पढ़ाएंगे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, पूरा अलग चैप्टर ही है वो। और तारकाय क्या कर रहा है? मतलब सेंट्रोसोम क्या कर रहा है? मतलब खोजा किसने इसको? बोबेरी ने खोजा है इसको, बोबेरी ने, याद कर लीजिए। तो मेन चीज़ देखिए, नाम भी याद रखना पड़ेगा किसने खोजा है। अगर वनडे एग्जाम कहीं आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिए कि किसने किसकी खोज की, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये चीज़। अब आइए लाइसोसोम, मतलब लास्ट टॉपिक देते हैं, लाइसोसोम देखते हैं। तो लाइसोसोम यहाँ बोला जा रहा है, इसकी खोज क्या डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य सिर्फ मुख्य काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? ये कि एंजाइम अपक्रियाएं करने में कोशिकाओं में पाई जाती है। मतलब कि ये किन कोशिकाओं पाई जाएंगी? जहां पर एंजाइम का निर्माण होता है। सीधे बात कर लें कि ये कहाँ पाई जाएंगी, लाइसोसोम कहाँ पाए जाएंगे? एंजाइम जहाँ निर्मित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये एंजाइम का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये किस प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती हैं? जो भोज्य पदार्थों या अन्य पदार्थों का क्या करती है? पाचन करती है, उसका अपघटन करती हूँ। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है? भोज्य पदार्थों का अपघटन कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है, मतलब उसका विघटन कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन कभी विघटन करते करते क्या करता है? वो कोशिका का ही विघटन कर देता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है। तो एक अब आपके दिमाग में परीक्षा में प्रश्न आता भी है कि कोशिकांग जब हम लोग पढ़ते हैं, सेल ऑर्गन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि
पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गन जो है जिसे आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है, तो वो लाइसोसोम ही है। क्योंकि अब लाइसोसोम आपको याद रखना कि लाइसोसोम में सीधे ऐसे याद करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि लाइसोसोम करता कहाँ है और कहाँ पाया जाता है। तो लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है, जैसे कि अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, थायराइड हो गया, ये सब देखिए हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट करने वाले अंग हैं, ठीक है। जैसे कि अग्नाशय की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, आपका अग्नाशय हार्मोन भी सिक्रीट करता है और आपका एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो जहाँ तो एंजाइम बनाता भी है ये, तो एंजाइम करने का एंजाइम एक तरह कैटलिस्ट होता है ना, जो अपघटन कर देता हो, तो इधर अपघटन करता है ये। तो क्या करता है, जो मुख्य पदार्थ होते हैं या कुछ जो पाचक पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, अन्य खनिज लवण हो गया, उनका क्या करता है, अपघटन कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोशिका का ही अपघटन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कभी कभी जो नष्ट हुई कोशिका होता है उसका, जो नष्ट हुई या जो खराब हो चुकी कोशिका होती है उसको नष्ट कर, उसको बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो उसके चक्कर में कभी कभी जो एक्चुअल जो कोशिका होती है, जो स्वस्थ कोशिका होती है, उसको भी नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम क्या होता है, इसे बोला जाता है आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, ये माना जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर दबाव नहीं है, लेकिन परीक्षा हम पूछ भी लेते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है कि लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में विभाजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइसोसोम फटेगा तो कोशिका में जब विभाजन होगा तो तारकाय जो होगा, तारकाय जो करता है, जो क्या करता है, सेंट्रोसोम जो होता है, जो स्पिंडल का निर्माण करता है, वो स्पिंडल बना देगा। तो स्पिंडल में क्या होते हैं, स्पिंडल मैंने आपको बताया कि स्पिंडल के अंदर प्लस और नेगेटिव चार्ज, मतलब ध्रुवों में डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे आप लोग को समझना है। तो इस तरह से आप लोगों को, आपने देखा पूरे कोशिका में एक एक मैंने पार्ट, एक एक अंग मैंने बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को बता दिया है। अब जब आप आते हैं तो इसके अंदर आपने एक चीज़ मैं इसमें छोड़ी है, जो लोग कि लवक है। लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो कि क्या करता है, पौधों को रंग प्रदान करने में सहायक होता है। मतलब हरा रंग जो होता है पौधे का, वो लवकों के कारण ही होता है। और भी लवक होते हैं, कई प्रकार के लवक होते हैं जो विभिन्न विभिन्न कलर देते हैं पौधों को, फलों को, पत्तियों को, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो यहाँ पर बताया नहीं जाता, पूरा अलग चैप्टर ही है वो, ठीक है। तो आगे जो वीडियो आएगी हमारी लवक के ऊपर आएगी। और भी कोई अगर जैसे कोशिका विभाजन हो गया, अभी हमने कोशिका पढ़ लिया ना, अभी कोशिका के डिवीजन जब होगा तो उसको पढ़ेंगे। तो कोशिका डिवीजन पूरा अलग सेपरेट चैप्टर ही है, उसको अलग पढ़ेंगे। और जो लवक है वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कई टाइप्स के लवक होते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।